हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज है डे 2 और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 2। ठीक है, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा पहले वो पार्ट 1 देखे, उसके बाद ही पार्ट 2 को कंटिन्यू करें। ठीक है, हमने यहाँ तक एकदम क्लियर कर लिया था कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देन इसके बाद हम पहले अगर आप लोगों को ये नहीं पता होगा कौन सा किससे ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो आप इसको कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे और समझ ही नहीं पाएंगे। सो पहले हमें अभिक्रियाशीलता की श्रेणी को एक बार देख लेना है, आपको इसे याद कर लेना है। ठीक है, कि सबसे ज्यादा पोटेशियम अभिक्रियाशीलता होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता होता है वो किसके पास होती है? पोटेशियम के पास होती है, जिसका जो चिन्ह होता है तत्वों के चिन्ह है जिसके उसे निरूपित किया जाता है के है। ठीक है, क्या हो गया, पास से आ रहा है बट के है, बट ये इसके एक रीजन है। ठीक है, यही है कि इसे के से लिखा जाता है। सोडियम, ठीक है, जिसे Na से लिखा जाता है। एक वर्ड है इसमें नलिक। ठीक है, एन से सोडियम, ठीक है, Li से लिथियम, एंड के से पोटेशियम। इन वर्ड को आपको याद करने लाए इस वर्ड से, नलिक वर्ड से। इससे क्या होता है, ये जो तत्व होते हैं बहुत ज्यादा अभिक्रियाशीलता होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा क्रियाशीलता होती है। ठीक है, और सोडियम के ऊपर तो कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि इसे हम खुली हवा में क्यों नहीं रख सकते, यानी खुला क्यों नहीं छोड़ सकते। ठीक है, बिकॉज इसकी अभिक्रियाशीलता जो है वो अधिक होती है, इसलिए हम इसे छोड़ भी नहीं सकते। ठीक है, ये जरा याद कर लीजिएगा, इसके बाद ही आप इन दोनों को समझ पाएंगे आसानी से। अब बात करेंगे ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्मशोषीय अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, जैसी ये अभिक्रिया है जस्ट इसके अपोजिट जो है वो ऊष्मशोषीय अभिक्रिया है। ठीक है, जैसे कि हम रीड करते हैं, ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया से अभिप्राय जिससे ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, यानी कि उत्सर्जन होना यानी कि बनना। एक तरीके से जो ऊर्जा होगी वो बनेगी इस अभिक्रिया में। जिस भी अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्पादन या उत्सर्जन होता है उसे हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया बच्चों। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं जो प्राकृतिक गैस का दहन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ऊर्जा का सृजन ना होकर के ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, जैसे CH4 प्लस में O, जब हम ऑक्सीजन के साथ उसका दहन करेंगे बच्चों, जब भी हम कभी दहन करते हैं, दहन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑक्सीजन गैस की। तो इसी रूप से हम ऑक्सीजन गैस के साथ जब इसकी अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो इसमें से भी एक ऊर्जा मुक्त होती है। जो ऊर्जा मुक्त होगी उसी के कारण हम इसे क्या जानते हैं? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया के नाम से। नोट्स याद रखने हैं आपको, जो छोटे छोटे नोट्स लिखती हूँ ना मैं, इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, CBSE जो देखती है ना वो की पॉइंट्स को लेके चलती है, कभी भी उसे टफ पेपर बनाना होगा तो वो इसी रूप से की पॉइंट्स को लेके चलेगी। जैसे कि एक आ जाता है वर्ड श्वसनिक ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया होती है, या आपको लिख के देंगे कि कारण समझाओ, है या नहीं, रीजन के साथ बताओ। तो आपको इसमें डरना नहीं है, आपको क्लियरिटी से बताना है कि मानव को जीवित रहने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो कि मानव को भोजन से प्राप्त होती है। अब बिल्कुल अगर हम भोजन नहीं खाएंगे तो हम क्या आ जाएंगे, हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, हम किसी भी कार्य को सक्षम रूप से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मनुष्य को जो भोजन से प्राप्त होती है, क्या वो प्राप्त होती है? ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, पाचन की क्रिया के दौरान जो कण होते हैं वो विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, जो खाद्य कण होते हैं जो हम खाते हैं ना उनका विभाजन हो जाता है। ठीक है, और वो कण कौन कौन से होते हैं? चावल, गेहूं, आलू, ब्रेड, इसमें सब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट एक तत्व होता है, कार्बन हाइड्रेट होता है। ठीक है, और जब कार्बन हाइड्रेट की अभिक्रिया होती है ना ग्लूकोज मतलब जब ये कार्बन हाइड्रेट की अभिक्रिया कराई जाती है तो वो किन चीजों में टूटता है? वो टूटता है ग्लूकोज में। ठीक है, और ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि एनर्जी देता है। ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं, अपने सभी कार्यों को संपन्न कर पाते हैं। ठीक है, ये कुछ सूत्र से याद कर लेना, ग्लूकोज साथ में ऑक्सीजन मिल रहा है और उससे हमें क्या प्राप्त हो रही है? ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ऐसी एक नोट है इधर, शाक सब्जियों का विघटन होकर, ठीक है, कंपोस्ट बनना भी ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया है। साग होता है, जो साग वगैरह होते हैं, सब्जी होती है, उनका जब भी विघटन होता है तो वो कंपोस्ट के रूप में बनते हैं, और इसे भी हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया। आई होप आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको तब भी इसमें कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। ठीक है, या आप आगे भी बता सकते हैं, तो आपकी किसी और चीज़ में डाउट हो 10th क्लास से रिलेटेड, ठीक है, तो आप मुझे और भी चीज़ें बता सकते हैं।
ओके, सो अब बात करते हैं ऊष्मशोषी अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। ऊष्मशोषी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसमें ऊर्जा बन रही थी, परंतु इसमें ऊर्जा का मतलब कभी भी कोई भी अभिक्रिया होगी ना, तो उसमें ऊर्जा जो ऊष्मा होगी ना बनेगी नहीं, उसमें ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ठीक है। जब भी हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है किसी भी अभिक्रिया करने के लिए, उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं बच्चों? ऊष्मशोषी अभिक्रिया। ओके, जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं हम H2 और I2 का। इन दोनों को मिलाकर के हमें HI बन जाता है, ठीक है। इसमें क्या होती है? ऊर्जा का विसर्जन होता है, ठीक है। ऊर्जा का विसर्जन किस तरीके से होता है? विसर्जन I और H के साथ, इन दोनों की अभिक्रिया कराने के साथ हमें क्या ऊर्जा को लेना पड़ेगा। ऊर्जा नहीं होगी तो अभिक्रिया भी नहीं होगी। जैसे N2 प्लस में O2, इसमें हमें साथ में ऊर्जा भी चाहिए। यदि ऊर्जा नहीं होगी तो इसमें अभिक्रिया नहीं करा पाएंगे हम लोग। अब बात करते हैं छोटे से नोट्स की, ठीक है, जो नोट हमें सबको याद रखना है। जैसे बर्फ का पिघलना क्या है? ऊष्मशोषी अभिक्रिया। यदि बर्फ पिघलता है तो उसमें क्या आता है? ताप में परिवर्तन आता है, ठीक है। ताप में परिवर्तन किस प्रकार आता है? उसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऊष्मा किसका निर्धारण करती है? ताप का, ठीक है। और ताप ही को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा का नाम देते हैं। तो बर्फ का पिघलना एक उदाहरण हो सकता है। ठंड से पानी का वाष्प में बदलना, यानी कि पानी का वाष्प हो जाना। जब भी हम उसे हीट देते हैं, ताप देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो वो किसके रूप में? एक गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, गैस के रूप में बदल जाती है। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ठीक है। जो भी प्रकाश संश्लेषण है उस हमें आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 चैप्टर क्रम। तो उसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान जिसमें क्या होता है? उसमें ऊर्जा यानी कि जो ऊष्मा होती है वो किससे ली जाती है? प्रकाश से ली जाती है, जिसके लिए क्रिया कराई, फिर उसके बाद क्रिया कराई जाती है। यानी कि बिना ऊष्मा के या ऊष्मा के, ठीक है, ये क्रिया ऊर्जा के नहीं कराई जा सकती। ठोस लवणों का जैसे कि ठोस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि लोहे का, चांदी का, सोने का, इन सबको पिघलाना, ठीक है। जो भी पिघलना होता है, इन्हें गलाना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऊष्मशोषी अभिक्रिया, क्योंकि इसके दौरान हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और ऊष्मा का ही अवशोषण होता है इसमें, ठीक है। यानी ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? ऊष्मशोषी अभिक्रिया। इन सभी क्रिया को करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। चलिए, अब आप, आई होप आप लोगों को ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी में कोई डाउट नहीं होगा, मैंने अच्छे से आपको क्लियर करा दिया। देन इसके बाद हम बात करते हैं अपचयन और उपचयन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, जो अपचयन है और उपचयन है, ये दोनों अभिक्रिया। जैसे अभी हमने ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी के बारे में बात की, इसी प्रकार मैं अभी आपको अपचयन और उपचयन अभिक्रिया को समझाऊंगी। देखिए, पहले हम बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया की। जो अपचयन अभिक्रिया होती है, इसमें सिंपल, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की तो वृद्धि होती है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो बढ़ेगा, लेकिन जो ऑक्सीजन होता है उसका त्याग हो जाता है, उसे हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल अगर ट्रिक से देखें तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है इसमें, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, इसमें घट रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं उपचयन अभिक्रिया की। अब जस्ट इसके अपोजिट क्या है? उपचयन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही थी, लेकिन इसमें हाइड्रोजन का त्याग होगा, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन का त्याग हो रहा था, तो इसमें ऑक्सीजन की हानि हो जाएगी, ठीक है, सॉरी एवरीवन, वृद्धि होगी, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की, ठीक है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहाँ से आ गई? ये रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है, ठीक है। यानी कि अभी अभी जो हमने अपचयन और उपचयन पढ़ा ना, ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। जिस अभिक्रिया में अपचयन, ठीक है, उपचयन और अपचयन दोनों ही, ठीक है, उपचयन भी होगा, अपचयन भी होगा, दोनों ही क्रिया एक साथ होती हैं, उसे ही हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये सिंपल तरीका है, जैसे कि हमने COO ले लिया, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, और H2 ले लिया, हाइड्रोजन। जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें हाइड्रोजन क्या हो? और O के साथ वृद्धि होगी, यानी कि देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन अपचय हो रहा है, ठीक है, उपचयन हो रहा है इसका, और जो ऑक्सीजन है यहाँ पे उसका अपचयन हो रहा है, ठीक है। दोनों ही अभिक्रिया एक साथ हो रही हैं, इसे ही हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। अब बात करते हैं दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रिया के प्रभाव, ठीक है। अपचयन अभिक्रिया के प्रभाव देखेंगे। पहला, संक्षारण, ठीक है। अब बात करते हैं संक्षारण होता क्या है। जब कोई धातु अपने आसपास मौजूदा अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में, कोई भी वायु वगैरह के संपर्क में आ जाती है, तब वह धातु को क्या कर देती है? संक्षारित
कर देती है, संक्षारित हो जाती है, इसी क्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, जब भी कोई धातु पर किसी भी प्रकार की परत आ जाती है या उसे खराब कर देती है, ठीक है, या फिर उसकी जो रंग रूप है उसमें वो खराब हो जाता है नमी आर्द्रता के कारण, ऑक्सीजन के कारण, आसपास मौजूद नमी के कारण, ठीक है, तो उसे हम संक्षारण बोलते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे तो लोहे पर जंग लगना। जब भी लोहे पर जंग लगता है तो हम क्या कहेंगे, ये वस्तु धातु क्या, जो भी लोहा वगैरह होता है वो संक्षारित हो गया है। ठीक है, जैसे तांबा वगैरह, आपने चांदी वगैरह देखी होगी, वो कैसे हो जाती है, ब्लैक ब्लैक सी हो जाती है, काली सी पड़ जाती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं आसपास के नमी आर्द्रता के संपर्क में आने से क्या हो गई है, संक्षारित हो गई है। अब नोट देख लेंगे 1 मिनट। ठीक है, कि संक्षारण सीधे सीधे नहीं पूछता है, इतना आसान तो, कि संक्षारण से बचाव के उपाय या फिर किस तरीके से संक्षारित होने की वस्तु को रोका जा सकता है। ठीक है, तो संक्षारण के बचाव के उपाय कुछ इस तरीके से हैं। संक्षारण से बचाने के लिए धातुओं पर पेंट, ठीक है, या फिर ग्रिस लगाया जाता है। पेंट भी कर सकते हैं, ग्रिस भी लगा सकते हैं। ठीक है, और धातुओं पर तेल की परत चढ़ाई जाती है, तेल वगैरह ऑयलिंग वगैरह कर देते हैं। और अन्य दूसरी धातुओं की जो परत होती है, परत चढ़ाने से भी उसमें, यानी कि 2 धातु को मिश्र धातु बनाते हैं, जैसे कि कार्बन। ठीक है, कार्बन को हम किससे मिलाते हैं भाई, ठीक है, कार्बन को, और हमने साथ में और उसमें मिला दिया कार्बन को मिला करके क्या बनाते हैं हम, स्टील वगैरह बना लेते हैं। ठीक है, स्टील क्या होती है, एक मिश्र धातु होती है। ठीक है, तो मिश्र धातु बनाकर भी हम संक्षारित होने से वस्तु को रोक सकते हैं, इसी को हम कहते हैं संक्षारण से बचाव। अब बात करते हैं, एक वर्ड आता है यशद लेपन। ठीक है, ठीक है, ये वर्ड है कि यशद लेपन। यशद लेपन को ही पेंट करना कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यशद लेपन क्या वर्ड आ गया, कि यशद लेपन को समझाओ, यशद लेपन अभिक्रिया को समझाओ। इसका सिंपल वर्ड होता है, ठीक है, पेंट करना, इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं इसे। ओके, सो आई होप आप लोगों को संक्षारण क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग विकृत गंधिता के बारे में। जो विकृत गंधिता होती है उसको, वो किस प्रकार की अभिक्रिया है और हमारे उपचयन में कैसे प्रभाव करती है, ठीक है, हमारे दैनिक जीवन के अंदर। अब जो विकृत गंधिता है, गंधिता से वर्ड ही क्या पता चल रहा है, किसी चीज़ का मतलब एक तरीके से खराब हो जाना। जब किसी तेल या वसा युक्त, यानी कि जो भी ऑयली चीज़ें होती हैं, पदार्थ को लंबे समय तक, ठीक है, हमने छोड़ दिया, ऐसे रखा हुआ छोड़ दिया, तब उसे रखे छोड़ने पर देखो 2 डिफरेंस आएंगे उसके अंदर। पहला, उस चीज़ में देखो हमने कोई भी एक मिल्क लिया, मिल्क को हमने रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया विदाउट बॉईल, ठीक है, हमने बॉईल नहीं किया उसे, तो सुबह तक हम देखेंगे वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो उसके क्या, तो टेस्ट में चेंज आ जाएगा, दूसरा उसकी क्या होता है, उसका जो है ना स्मेल वगैरह वो भी चेंज हो जाएगी। ऐसा हम किसी और चीज़ के साथ भी ले सकते हैं। हम कोई सब्ज़ी वगैरह बनाकर रखे हैं रात में, ठीक है, और सब्ज़ी को हम 3-4 दिन तक के लिए छोड़ दें, और क्योंकि उस सब्ज़ी में ऑयल का यूज़ हुआ होता है, वसा युक्त होती है वो, तो उसे हम 3-4 दिन देखने के बाद उसमें 2 कन्वर्ट आएंगे। पहला, उसकी गंध बदल जाएगी, दूसरा उसका स्वाद बदल जाएगा। इन दोनों में परिवर्तन आना ही, जिसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक है, अब विकृत गंधिता से रोका कैसे जा सकता है, ठीक है, कैसे रोक सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, किस तरीके से उसे मतलब सेव कर सकते हैं हम लोग। खाने पीने की चीज़ों में, ठीक है, जो होता है प्रतिऑक्सीडेंट मिलाकर, ठीक है, जो भी प्रतिऑक्सीडेंट वगैरह के तत्व वगैरह होता है उसे मिलाकर, खाने पीने की चीज़ों को, जो वायुरोधी बर्तन वगैरह होते हैं ना, जिससे वायु से नमी की आर्द्रता के संपर्क में ना आए, जिससे वो विकृत गंधिता हो जाए, ठीक है, उससे बचा कर रखना चाहिए, उसी तरीके के बर्तनों में रखा जाए। पदार्थ में नाइट्रोजन प्रवाहित करके इसको रोका जा सकता है। जैसे कि नाइट्रोजन के ऊपर बात आती है, तो एक नोट है यहाँ पर, ठीक है, जो आलू की चिप्स है उसकी जो थैलियाँ होती है ना, जो फूली हुई होती हैं, उन थैलियों के अंदर क्या प्रवाहित की जाती है बच्चों, नाइट्रोजन प्रवाहित की जाती है। वो जो गैस होती है वो पूरी भरी हुई वो नाइट्रोजन की गैस होती है। क्यों भरी जाती है उसे, ताकि वो विकृत गंधिता ना हो, ताकि वो खराब ना हो, उसकी स्मेल ज़्यादा, उसकी स्मेल और स्वाद में क्या चेंज ना आए, और लंबे समय तक उसे स्टोर करके उस पैकेट में रखा जा सके। ठीक है, इसी के लिए हम बोलेंगे, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि आलू की चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस प्रवाहित होती है। कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, जो नाइट्रोजन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। बाकी हमारे लास्ट टॉपिक है संतुलन रासायनिक समीकरण। कि अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक समीकरण दे दिया जाएगा आपको, उसमें आपको उसका
संतुलन करना होगा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या, जो भी परमाणु संख्या होगी उनकी अभिकारक होंगे, उसके उत्पाद होंगे, जो दोनों पक्ष होते हैं उसमें समान होंगे, ठीक है, दोनों पक्षों में। जैसे कि यहाँ पर Fe3 है, यहाँ पर भी Fe3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है, क्योंकि 1 से इसके मल्टीप्लाई हुई तो 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है, ठीक है, 4 2 ज़ा 8 तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 8 दिया हुआ है। इसी की देखो दोनों जो पक्ष हैं वो इक्वल हैं, समान है, इसी को हम समीकरण को संतुलन करना कहते हैं, संतुलन समीकरण कहते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को समीकरण संतुलन करना सीखना है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर डाल दूँगी। बाकी अभी जो इसके नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा वो आपका चैप्टर नंबर 2 का आएगा। बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप तक जल्दी से जल्दी, ठीक है, जल्द से जल्द आप तक मेरी वीडियो पहुंच सके, ठीक है, और आप ऐसे ही विद नोट्स पढ़ाई कर सकें, ठीक है। इसलिए आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, ठीक है। और आपको किसी भी टॉपिक में डाउट होती है बच्चों तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाऊंगी, ठीक है। आपको कोई डाउट नहीं रखना, जब तक हम हैं साथ तो डरने की क्या बात।